नमस्कार दोस्तों। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ऑप्शंस आर ए, इट इज एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. B, it is a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. It is a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. D, a device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था और जो मेन कीवर्ड यहाँ नोट करने का वो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको ये पता है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है और इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो कि इसका दूसरा नाम है, तो आप इस सिचुएशन में होंगे कि इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएँ। इसका करेक्ट आंसर है सी। इन एक्सप्लेनेशन पार्ट वी गेट टू लर्न दैट कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर। ये मेन खास बात है। एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो सिस्टम है, ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में, वो सब कैबिनेट फॉर्म या पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसकी जो मेन ओरिजिन है वो ब्रिटेन में है। इंडिया ने ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम को और कैबिनेट सिस्टम को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट लेवल पे दोनों जगह कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है। सेंटर पे आर्टिकल नंबर 74 और 75 के अंडर में, और स्टेट्स में आर्टिकल 163 एंड 164। It is a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. For example, under Article 75 subclause 3, Council of Ministers shall be collectively responsible to Lok Sabha. अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ में कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें लिख रखा है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो बोलता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगर लोकसभा को आप देखेंगे तो ये हाउस ऑफ पीपल है, यानी जो भी इसके मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किए गए हैं। इसलिए इन ए वे कि जो गवर्नमेंट, जो सिस्टम लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है वो लोगों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। जो मेन की फीचर्स इस सिस्टम के हैं वो हैं, नंबर 1, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मतलब एक हेड ऑफ द स्टेट होगा, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा। हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के केस में कौन है? प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा। कुछ फंक्शंस ओवरलैपिंग होंगे एक दूसरे के, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होंगे। नंबर 3 इज डबल मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब क्या है? मिनिस्टर्स की डबल मेंबरशिप है। एग्जाम्पल, कोई भी एमपी है वो मिनिस्टर है, तो वो लोकसभा का भी पार्ट है और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट का भी पार्ट है। इन दिस वे देर इज ए कंसेप्ट ऑफ डबल मेंबरशिप। नंबर 4 इज लीडरशिप ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में सिस्टम रन करता है, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू दी लेजिस्लेचर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ ओनली लोअर हाउस। लोअर हाउस कौन सा है इंडिया के केस में? सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म?
There is an independent judiciary in India. Power have been clearly divided between center and the states. The federating units have been given unequal representation in the Rajya Sabha. It is the result of an agreement among the federating units. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। जो मेन कीवर्ड है यहाँ पे वो है इंडियन फेडरलिज्म, उसका फीचर क्या नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं, क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से आराम से केयरफुली पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि नीचे दिए गई 4 स्टेटमेंट में से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, यानी 3 फीचर्स हैं और एक नहीं है। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये फीचर है। पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 7th शेड्यूल में डिवाइडेड है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, ये भी सही है। तो डी हैज़ टू बी रॉन्ग, सो डी इज द करेक्ट आंसर। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या क्या है? इस चीज़ को सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर आर डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंटर एंड स्टेट्स और प्रोविंसेस। की फीचर्स क्या हैं? जो इंडियन सिस्टम है उसमें कुछ फेडरल फीचर्स हैं और कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर 2 डिवीजन ऑफ पावर्स है सेंटर एंड स्टेट में थ्रू यूनियन लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट प्लस स्टेट लिस्ट, जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन्ड है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंटली रन करती है। नंबर 4 बिकामेरल लेजिस्लेचर है। इसका मतलब क्या है? सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेज हैं और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 हाउसेज हैं। देयर इज डुअल गवर्नमेंट, 1 गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल, 1 गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। कुछ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स हैं, वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की है और एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट के लिए भी सेंटर के लिए भी। इमरजेंसी पावर्स हैं जो कि सेंटर के पास हैं। नंबर 3 डिवीजन ऑफ पावर्स इन फेवर ऑफ सेंटर। अगर आप यूनियन लिस्ट प्लस स्टेट लिस्ट प्लस कंकरेंट लिस्ट को देखेंगे तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 97 है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 97 है और स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट वो अप्रोक्सीमेटली 61 है और कंकरेंट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो सेंटर के पास ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है लॉ मेकिंग की। सिंगल सिटीजनशिप है, सेंटर और स्टेट में एक पर्सन के पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप हो सकती है कि जो भी सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन बोला जाएगा, ना कि किसी स्टेट का सिटीजन बोला जाएगा, जैसे कि यूएसए में है। नंबर 5 अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का राज्यसभा में, ये भी सही है। नंबर 6 इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे। नंबर 7 गवर्नर्स अपॉइंटमेंट इज डन बाय सेंटर, तो वो एक नॉन फेडरल फीचर है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, but how does our model differ from that model? Number 1, as regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. सही बात है। इंडिया के केस में जो पार्लियामेंट है उसकी पावर लिमिटेड है। कौन लिमिट करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of parliament are referred to constitution bench by the Supreme Court. ये भी ठीक बात है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं। Our options are only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So the correct answer is C, both 1 and 2. ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। जो मेन कीवर्ड यहाँ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस कंटेक्स्ट में? जो इंडियन
और ब्रिटिश मॉडल है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं और क्या क्या मेन सिमिलरिटीज भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के सिमिलरिटीज पे भी पूछा जा सकता है आगे कभी किसी साल में। तो डिफरेंसेस की जब बात करते हैं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेंटी का कंसेप्ट है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, वेयरएज इन ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का कंसेप्ट है, जहां पार्लियामेंट को सुप्रीम माना जाता है। इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में देर इज स्कोप फॉर जुडिशियल रिव्यू, फॉर एग्जाम्पल सीजीआई इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सीजीआई के पास पावर है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकता है जिससे कोई भी संविधान में संशोधन हुआ है उसको एनालाइज किया जा सकता है। अगर वो किसी प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा स्कोप ब्रिटेन में नहीं है। जो इंडियन सिस्टम है वो फेडरल है कैरेक्टर में, वेयरएज ब्रिटेन इज यूनिटरी सिस्टम। इंडिया में पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हर चीज़ को अमेंड नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि पार्लियामेंट कुछ बेसिक फीचर्स को, जैसे फेडरलिज्म है एक बेसिक फीचर है, उसको अमेंड नहीं कर सकती। मगर ब्रिटेन के केस में अनलिमिटेड पावर्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। दोनों सिस्टम में सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों की पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। नंबर 2, रिगरस लॉ मेकिंग प्रोसेस है, दोनों जगह अच्छे से डिबेट डिस्कशन है, कोई भी कानून बनता है। नंबर 3, पार्लियामेंट्री कंट्रोल है नेशनल बजट पे, दोनों जगह ही कमेटी सिस्टम है। और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी भी एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के लिए दोनों जगह है। प्रिविलेज मोशन का प्रोविजन भी है, क्वेश्चन आवर का प्रोविजन भी है, और एडजॉर्नमेंट मोशन का भी प्रोविजन है दोनों जगह। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? Our options are a committed judiciary, centralization of powers, elected government, separation of powers. ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में जो मेन कीवर्ड है वो है लिबरल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंस्टिट्यूट बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, सबसे अच्छे से लिबर्टी को कौन सा फीचर प्रोटेक्ट करता है, कौन सा फैक्टर प्रोटेक्ट करता है वहाँ पे एक लिबरल डेमोक्रेसी में। एक कमिटेड जुडिशरी पॉसिबल ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी होगी तो न्याय नहीं होगा, न्याय नहीं होगा तो लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं होगी। बी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो डेमोक्रेसी ही नहीं बचेगी, डिक्टेटरशिप टोटलिटेरियन स्टेट आ जाएगी। सी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट नेसेसरी नॉट, ये जरूरी नहीं कि वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट ही करे। सो और करेक्ट आंसर इज डी, सेपरेशन ऑफ पावर्स। नंबर 1, लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, इसको सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट कंबाइंस द स्ट्रक्चर्स ऑफ representative democracy and the principles of liberal political philosophy. लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, जैसे कि कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट्स, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कंसेप्ट्स और आइडियाज़ हैं, ये लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक लिबरल डेमोक्रेसी की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जो कि यूके में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है। रिपब्लिक, इंडिया, यूएसए, जर्मनी में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया, यूके, कनाडा में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में है, इंडोनेशिया में भी है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम फ्रांस में है। देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्यों है ऐसा सेपरेशन, जिससे कि आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबलनेस डिसीजन मेकिंग में
कम की जा सके, उस पर कर्ब लगाया जा सके। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट। ये क्या है? इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ, किस चीज़ का डिवीजन? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, इन तीनों फंक्शंस का डिवीजन। क्यों? इट प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, ताकि कंसंट्रेशन कहीं एक जगह ज़्यादा पावर इकट्ठी ना हो सके, इसीलिए ये डिवीज़न ज़रूरी है। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज हम जानते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 50 के अंडर में है, जो कि डीपीएसपी के अंडर में आता है पार्ट 4 में। सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। आर्टिकल 121 और 211 में क्या है कि कंडक्ट ऑफ ए जज, कौन से जज का? सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, कैन नॉट बी डिस्कस्ड, वहाँ पे नहीं डिस्कस किया जा सकता। या तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में, लोकसभा राज्यसभा में, और स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आर्टिकल 122 और 212 किस चीज़ से डील करते हैं? प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। आर्टिकल 361 इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किसको? प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, रिगार्डिंग देयर ऑफिशियल एक्ट्स। Moving to our next and last question, which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character? Independence of judiciary is safeguarded. Union legislature has elected representatives from constituent units. The union cabinet can have elected representatives from regional parties. The fundamental rights are enforceable by courts of law. ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अगेन कीवर्ड जो है वो फेडरलिज्म है, फेडरल कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटी का। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो मेन नोट करने की बात यहाँ है वो है कि एसेंशियल फीचर पूछा गया है। एसेंशियल फीचर कौन सा है? वैसे तो ये सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेडरल फीचर्स बोले जा सकते हैं, मगर मोस्ट एसेंशियल फीचर्स जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, दैट इज ऑप्शन ए। इन एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, जहाँ पे आपको सबसे पहले फेडरलिज्म की डेफिनेशन को जानना है कि फेडरलिज्म होता क्या है, और उसके बाद इंडियन फेडरलिज्म के जो फेडरल फीचर्स हैं वो क्या हैं, और कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं इंडियन फेडरलिज्म के, जिनको नॉन फेडरल फीचर्स भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन represents non-federal features, one of the non-federal features। तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।